everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dalma. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की। तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की इस नए चैनल पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, विच इज अफॉर्गिज्म नंबर 184। हिंदी में वो वीडियो है और उसी के साथ हमने वन साइडेड डिजीज का कॉन्सेप्ट फिनिश किया था। मतलब वन साइडेड डिजीज का कॉन्सेप्ट अफॉर्गिज्म नंबर 172 से स्टार्ट हुआ 184 तक। तो हमने ये अफॉर्गिज्म्स फिनिश कर लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अफॉर्गिज्म नंबर 185 ऑनवर्ड्स। कोशिश करूंगी कि 185 टू 190 अफॉर्गिज्म आपको फिनिश करवा दूं आज इस वीडियो में, जो कि है लोकल डिजीजेस या लोकल मैलेडीज के बारे में। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समराइज कराऊंगी मैं आपको कि हमने वन साइडेड डिजीज में क्या पढ़ा और वन साइडेड डिजीज की कैटेगराइजेशन किस तरह से होती है, सो दैट जब हम लोकल मैलेडीज के बारे में पढ़े तो हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। सो लोकल मैलेडीज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी लोग प्लीज वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो जिनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है वो पूरी वीडियो को पेशेंटली अच्छे से एंड तक देखेंगे, क्योंकि बीच बीच में और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो क्लिनिक बेस्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं मेरे, वो सब मैं शेयर कर सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन कि क्या लाइन है और किस बारे में हम पढ़ रहे हैं। सो प्लीज बी वेरी पेशेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस न्यू चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको इस चैनल पर भी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, विच इज अफॉर्गिज्म नंबर 185, बट स्टार्टिंग विद द समराइजेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वन साइडेड डिजीज। वन साइडेड डिजीज एक्चुअली है क्या? ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस जिसमें कि पेशेंट के कुछ फ्यू सिम्टम्स ही आपको दिखते हैं, बाकी सिम्टम्स नहीं दिखते, तो उसे हम कहते हैं एक तरफा सिम्टम्स, वन साइडेड डिजीज। तो टू फ्यू ऑफ द सिम्टम्स जब आपको नजर आते हैं उन्हें हम कहते हैं वन साइडेड डिजीज। अब वन साइडेड डिजीज कैसे हो सकते हैं? इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल कंप्लेंट भी हो सकता है। इंटरनल कंप्लेंट की बात करें तो इंटरनली कंप्लेंट आपको फिजिकल भी कंप्लेंट हो सकती है, आपको मेंटल कंप्लेंट भी हो सकती है। मतलब फिजिकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं या मेंटल सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसी तरह से जो हमने बात की एक्सटर्नल कंप्लेंट की, उसे हम कहते हैं लोकल मैलेडीज या लोकल डिजीजेस। तो आज हम बात करते हैं लोकल सिम्टम्स एंड लोकल मैलेडीज की। डॉक्टर हानेमैन हमें क्या बताते हैं लोकल सिम्टम्स? हम अपनी तरफ से कुछ भी एड ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्योरली वही पढ़ेंगे जो डॉक्टर हानेमैन हमें ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के जरिए बताते हैं। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की कौन सी बुक मैं रेफर करती हूँ? दिस इज दिस वन। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का 6th एडिशन है, 5th एंड 6th कंबाइंड एडिशन है ये। तो इसमें से मैं आपको कराती हूँ। अगर किसी के और के पास कोई और बुक होती है तो प्लीज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट लाइंस एक ही जैसे हैं, बट 6th एडिशन में कुछ कहीं कहीं किसी अफॉर्गिज्म में कुछ एड ऑन हो जाता है जो यहाँ पर दिया गया। अगर आपके बुक में नहीं है तो आप मैं यहाँ पर जो क्लिपिंग देती हूँ उसमें से भी पूरा पढ़ सकते हैं। लोकल मैलेडीज जो कॉन्सेप्ट है वो अफॉर्गिज्म नंबर 185 से शुरू होकर 203 तक है। अफॉर्गिज्म नंबर 203 तक हम सिर्फ लोकल मैलेडीज या एक्सटर्नल कंप्लेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो डॉक्टर हानेमैन हमें कह रहे हैं, अमंग द वन साइडेड डिजीज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय द सो कॉल्ड लोकल मैलेडीज। वन साइडेड डिजीज में सो कॉल्ड जो लोकल मैलेडीज है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करती है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है उसकी। बाय विच टर्म इज सिग्निफाइड दोज चेंजेस। और इस टर्म से क्या पता चलता है? इससे हम ये समझते हैं दोज चेंजेस एंड एलिमेंट्स दैट अपीयर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लोकल मैलेडीज आर दोज चेंजेस एंड एलिमेंट दैट अपीयर ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके एक्सटर्नल बाह्य शरीर पर जो भी चीजें, चाहे वो कोई कंप्लेंट है, कोई बीमारी है, कोई चेंजेस है, कुछ भी नजर आ रहा है, वो लोकल मैलेडीज कहलाती है। Till now, the idea prevalent in the school was that these parts were alone morbidly affected and the rest of the body did not participate in the disease. अभी तक का ये आइडिया था ओल्ड स्कूल प्रैक्टिसेस के हिसाब से कि आपका जो बाह्य शरीर है सिर्फ केवल यही अफेक्ट होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में हमने पढ़ा और जाना कि कैसे चीजें प्रोग्रेस करती हैं और इंटरनल कंप्लेंट किस तरह से एक्सटर्नल कंप्लेंट बन सकती है। जो आइडिया डॉक्टर हानेमैन आगे के अफॉर्गिज्म्स में शेयर करें वो भी हम तब पढ़ेंगे। तो अभी तक का ओल्ड स्कूल आइडिया था कि बाह्य रूप से ही हम जो है, बाहरी रूप से ही हम बीमार पड़ते हैं, इंटरनल बॉडी को कुछ होता ही नहीं, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द डिजीज।
a theoretical absurd doctrine which has led to the most disastrous medical treatment। और ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ओल्ड आइडिया है, वो क्या है, एक theoretical absurd doctrine है। ये पता नहीं किस तरह का लॉ है, ये theoretical है, practical है ही नहीं, ऐसा ये लॉ है जिसने आज तक का सबसे ज्यादा डिसास्ट्रस, सबसे ज्यादा वायलेंट मेडिकल सिस्टम या मेडिकल ट्रीटमेंट जिसने बनाया। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डिसास्टर के अलावा कुछ नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल 186, इट इज अबाउट सर्जिकल डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना कि आप किन किन चीजों को आप होम्योपैथी के लिए इंटरनल मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं और किन किन चीजों के लिए आपको एक मैकेनिकल एड, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये क्लासिफाई करना ही एक होम्योपैथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग जो क्वैक्स है या जो सिर्फ पढ़ कर होम्योपैथी प्रैक्टिस करें, जिनको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, पैथोलॉजी इन सब की कोई नॉलेज नहीं है, वो केवल और केवल जो है मेडिसिन खिलाते जाते हैं। तो अगर आप एक क्वालिफाइड होम्योपैथिक फिजिशियन है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी तरह का रिस्क पेशेंट की हेल्थ के साथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें ये पता होता है कि होम्योपैथी किस बॉर्डर लाइन तक काम करेगी और कहां पर आपको किस प्रॉब्लम के लिए आपको मैकेनिकल एड चाहिए, आपको सर्जिकल एड चाहिए और किन परेशानियों में आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो डॉक्टर हैनमैन इस अफोरिज्म में बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि अगर जो एक्सटर्नल डिजीज है, अगर जो कोई लोकल मैलेडी है, लोकल डिजीज है और वो किसी एक्सटर्नल इंजरी की वजह से हुआ है, तो आप क्या क्या करेंगे और होम्योपैथी किस हद तक काम करेगी। Aforism number 186, those so-called local maladies which have been produced a short time previously, ऐसे local maladies, so-called local maladies जो अभी थोड़े दिन पहले previously आई है, short time से है, solely by an external lesion, solely individually अकेले किसकी वजह से है, कोई external lesion की वजह से है, still appear at first sight to deserve the name of the local disease। तो local disease जो नाम है वो कौन सी चीजें डिजर्व करती हैं? जहां पर आपको एक एक्सटर्नल लीजन दिख रहा है और वो आपका एकदम से नजर खींच लेता है। इस तरह के लीजन्स को आप लोकल मैलेडीज कह रहे हैं या लोकल डिजीज कह रहे हैं। बट देन द लीजन मस्ट बी वेरी ट्रिवियल। लेकिन अगर वो लीजन बहुत छोटा सा है एंड इन दैट केस इट वुड बी ऑफ नो ग्रेट इंपॉर्टेंस और ग्रेट मोमेंट, और वहां पर वो कोई बहुत बड़ा मोमेंट भी नहीं क्रिएट कर रहा है, दैट मीन्स वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फॉर इन द केसेस of injuries accruing to the body from without, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे केसेस चोट के, इंजरी के, जहां पर बॉडी पर बाहर से फ्रॉम विदाउट विदिन नहीं, विदाउट बाहर से कोई चीज आकर इंजर कर रही है, इफ दे बी एट ऑल सिवियर, अगर वो बहुत ज्यादा सिवियर है, द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंपैथाइजेस, देयर अकर फीवर एंड एटसेट्रा, तो पूरा शरीर हिल जाता है, बुखार चढ़ जाता है और बहुत सारी चीजें और भी होती है। The treatment of such disease is relegated to surgery, और इस तरह के डिजीजेस का ट्रीटमेंट जो है वो क्या डिमांड करता है, सर्जरी डिमांड करता है या ट्रांसफर किया जाता है सर्जरी पर। बट दिस इज राइट ओनली इन सो फार एज अफेक्टेड पार्ट्स रिक्वायर मैकेनिकल एड। लेकिन ये तभी सही है जब जो अफेक्टेड पार्ट है उसको एक मैकेनिकल एड चाहिए, whereby the external obstacle to the cure which can only be expected to take place by the agency of the vital force। लेकिन जो एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल आएंगे क्योर में, जो बाहरी रूप से जो भी अड़चने आएंगी, आप उसको कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, आप उसको कैसे ठीक करेंगे? आप उसको एक ही चीज ठीक कर सकती है, वो की है वाइटल फोर्स। तो आपकी वाइटल फोर्स एक ऐसी एजेंसी है, वो आने वाली सारे बाहरी ऑब्स्टिकल्स को रोकती है। तो यहाँ बात की जा रही है whereby the external obstacle of the cure which can only be expected to take place by the agency of the vital force may be removed by mechanical means, may be removed by mechanical means। अब जो बाहरी एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जो आपको क्योर तक नहीं पहुंचाएंगे, उनको आप बाहरी ही कुछ मैकेनिकल एड से ठीक करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे। एड मतलब क्या? हेल्प, मैकेनिकल हेल्प देंगे जिससे कि आपका वाइटल फोर्स और बूस्ट हो, और फिर उसके बाद इंटरनली आप उस मेडिसिन को हील कर, उस डिजीज को हील कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, बाय द रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशंस, डिसलोकेशन हो गई है, अब आप क्या करेंगे? आपके इंटरनल मेडिसिन खिलाते रहेंगे, सिम्फाइटम, किलकेरिया, फ्लोर किलकेरिया, फॉस, ये वो फलाना? नहीं, अगर डिसलोकेशन हुआ है तो उसको रिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो नहीं किया तो आप सिम्फाइटम देके किस बोन को जोड़ेंगे? वो तो बहुत दूर है ना, इसको, इस स्पेस को कम करना पड़ेगा, वो मैकेनिकल एड से होगा।
तो यही है कि आप कोई भी बाहरी अड़चन क्या है, ये गैप, तो इस एक्सटर्नल जो ऑब्स्टिकल है क्योर में आप उसको रिड्यूस करेंगे बाय मैकेनिकल एड, और फिर आप दवाइयां दीजिए ताकि वाइटल फोर्स पे एक्ट करे और ये जल्दी जल्दी से हीलिंग स्टार्ट हो। ब्रैकेट में 6th एडिशन में ऐड किया गया बाय नीडल्स, सुइयों से, बाय बैंडेजेस टू ब्रिंग टुगेदर द लिप्स ऑफ द वुंड्स। 6th एडिशन में एक लाइन ऐड की गई बाय द मैकेनिकल प्रेशर टू स्टिल द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम ओपन आर्टरीज। इसका क्या मतलब है, अगर कोई चोट लग जाती है, इफ यू गेट अ लैसेरेशन, अगर आपको एक लैसेरेटेड वुंड है, दोनों पूरा कट गया है, स्किन का ऊपर का परत कट गया है, आपकी 2-3 लेयर्स और कट गए हैं, आपकी आर्टरी पर कट लग गया है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो दोनों लिप्स, जो स्किन का वुंड है उसके दोनों स्किन के लिप्स को पकड़ के पास में लेकर आना, और साथ ही साथ मैकेनिकल प्रेशर लगा के उन आर्टरीज को बंद करना। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो नहीं हो। तो ये चीजें करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप उसमें भर भर के कैलेंडुला थोड़ी लगाते रहेंगे, या फिर आप उसके अंदर कोई और मेडिसिन थोड़ी डालते रहेंगे, या आप कैलेंडुला खिलाते थोड़ी रहेंगे। उसकी हीलिंग फास्टर करने के लिए उसको एक मैकेनिकल एड देना जरूरी है, विच इज कैसे करेंगे, टू ब्रिंग क्लोजर द लिप्स ऑफ द वुंड एंड टू मैकेनिकली ब्लॉक द आर्टरीज। तो इससे क्या होगा, इससे मदद मिलेगी, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो हट जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर है, बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज दैट हैव पेनिट्रेटेड इनटू द लिविंग पार्ट्स। अगर लिविंग पार्ट्स के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चला गया है, दैट मीन्स अ मेडिकल एड, जिससे आप उस फॉरेन बॉडी को निकालेंगे। By making an opening into the cavity of the body in order to remove an irritating substance or to procure the evacuation of effusions and collection of fluid. तो आप बॉडी की कैविटी ओपन करते हैं, फॉरेन बॉडीज को या इरिटेटिंग एजेंट को बाहर निकालते हैं। इसी तरह से अगर कलेक्शन हो गया फ्लूइड का, एफ्यूजन्स हो गए हैं, तो उनको आप निकालते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फ्रैक्चर हो गया है बोन को, तो बोन फ्रैक्चर है तो उसको आप ब्रोकन एंड्स को आप जगह पर लाते हैं, तभी तो आप प्लास्टर करते हैं। यू डोंट डू दैट कि आपने प्लास्टर कर दिया, आपने उनको बोन्स को, वो अभी भी मिसअलाइंड है तो मिसअलाइंड ही है, उसको अलाइन करना जरूरी है ना। सो दीज कैन एक्ट एज एन एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन टू क्योर, or by bringing into opposition the broken extremities of fractured bone and retaining them in exact contact by an appropriate bandage बांधकर आप उनको बिल्कुल कांटेक्ट में लेकर आते हैं, एक्सेट्रा। बट व्हेन इन सच इंजरीज द होल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स, लेकिन ऐसी इंजरीज में जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एज इट ऑलवेज डज, एक्टिव डायनामिक एड। क्या चाहिए होता है? एक्टिव डायनामिक हेल्प। मैकेनिकल हेल्प दे दिया आपने, अब डायनामिक हेल्प कैसे देंगे? टू पुट इन द पोजिशन टू एकम्प्लिश द वर्क ऑफ हीलिंग, हीलिंग की वर्क को शुरू करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कंटूजन्स आई हैं, बहुत ज्यादा नील पड़ गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है और उसकी वजह से बहुत बुखार चढ़ गया है, लैसेरेटेड मसल्स है, हम कहते हैं ना मांस फट गया, जो एक नॉर्मल लेमन टर्म होती है मांस फट जाना, उसे क्या कहते हैं? लैसेरेटेड मसल्स। तो लैसेरेटेड मसल्स में आप क्या करेंगे? बुखार चढ़ गया जिसकी वजह से, तो आप एक मैकेनिकल एड आप दे सकते हैं। आप वो जो डायनेमिक एड है वो कैसे देंगे? बाय गिविंग होम्योपैथिक मेडिसिन इंटरनली, ताकि वो लैसेरेटेड मसल्स जो है उनमें आराम मिले और बुखार चढ़ना कम हो जाए, बंद हो जाए। टेंडन्स एंड ब्लड वेसल्स रिक्वायर्स टू बी रिमूव बाय मेडिसिन गिवन इंटरनली। तो अगर ब्लड वेसल्स पे कोई कंटूजन है, टेंडन पे कोई कंटूजन है, तो आप उसको मेडिसिन इंटरनली खिला के रिमूव कर सकते हैं। और व्हेन द एक्सटर्नल पेन ऑफ स्कैल्डेड और बर्न पार्ट नीड्स टू बी होम्योपैथिकली सबड्यूड, या फिर एक्सटर्नल पेन है, अगर स्कैल्ड हो गया है, जल गया है, उसका बहुत जलन हो रही है, तो आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं जो उस दर्द को, उस जलन को घटाती है। देन द सर्विसेज ऑफ द डायनामिक फिजिशियन एंड हिज हेल्पफुल होम्योपैथी कम इनटू रिक्विजिशन। तो ये जो डायनामिक फिजिशियन है उसकी डायनामिक एड बहुत ज्यादा और होम्योपैथी हेल्पफुल होती है, और होम्योपैथी तब डिमांड में आती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हमने एक्सटर्नल अगर कोई लीजन है, लोकल मैलेडी है और उसका कारण है एक इंजरी, तो आप क्या करेंगे? आप आ जाते हैं फॉक्सम नंबर 187 पर। बट दोज अफेक्शन, ऑल्टरनेशंस एंड एलिमेंट्स appearing on the external parts that do not arise from any external injury or that have only come some slight external wound for their immediate exciting cause. पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन ऐसे अफेक्शंस या ऐसे डिजीज या ऐसे कोई ऑल्टरेशन बदलाव जो एक्सटर्नल पार्ट में दिख रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल इंजरी की वजह से नहीं है। किस वजह से है? दे हैव ओनली सम स्लाइट एक्सटर्नल वुंड, एक छोटा सा कोई एक्सटर्नल वुंड है फॉर देयर इमीडिएट एक्साइटिंग कॉज आर प्रोड्यूस्ड इन क्वाइट अनदर मैनर, बिल्कुल अलग ही तरीके से आया है। Their source lies in some internal malady, और उसका स्रोत कहां पर है? उसका सोर्स है कोई इंटरनल डिजीज। टू कंसिडर them as mere local affections, उनको कंसिडर सिर्फ और सिर्फ लोकल अफेक्शन आप कंसिडर करें, एंड एट द सेम टाइम टू ट्रीट देम ओनली और ऑलमोस्ट ओनली एज इट वर सर्जिकली विद टॉपिकल एप्लीकेशंस। तो आप अगर उनको ट्रीट करें, सिर्फ उसी को ही ट्रीट कर रहे हैं, या तो सर्जिकली या कुछ लोकल एप्लीकेशन, टॉपिकल एप्लीकेशन लगा के, जैसे कि ओल्ड स्कूल में किया जाता था, रिमोटेस्ट एजेस, बहुत पुरानी समय से ऐसा किया जा रहा है, इसके बहुत ही ज्यादा भयानक और पर्निशियस रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अगर किसी का सोर्स इंटरनल मैलेडी है तो आप उस पर लोकल एप्लीकेशन या फिर मैकेनिकल एड दे रहे हैं, दैट विल नॉट हेल्प। So this is all about aphorism number 184, 85, 86, 87. बाकी के aphorism till 190 मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।